हेलो फ्रेंड्स। पिछली बार हमने फ्रांस की सामाजिक आर्थिक आधार पर के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ये देखेंगे कि फ्रांस के संविधान की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। अगर हम D.W. ब्रोगन के बारे में बात करें तो जैसा कि उन्होंने कहा कि इट इज़ नाइदर अ प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिकन टाइप nor a parliamentary constitution of the English type. It is a mixture of the two. Whether it will be a happy mixture or not remains to be seen. अर्थात ये न तो अमेरिकी ढंग का अध्यक्षात्मक संविधान है और न ही ब्रिटिश ढंग का संसदात्मक संविधान, वरन यह तो दोनों का मिश्रण है। यह सुखद मिश्रण सिद्ध होगा या नहीं, यह देखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांस के संविधान की कुछ विशेषताएं अन्य देशों के संविधान से बिल्कुल भिन्न है। बात करते हैं हम फ्रांस के संविधान की। तो सबसे पहले हम लेते हैं संविधान की प्रस्तावना को, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसके संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो यहाँ पर सभी संविधानों में जैसा कि प्रस्तावना का समावेश होता है और प्रस्तावना का तात्पर्य होता है कि वहाँ पर संविधान के स्रोत, आदर्श और क्या लक्ष्य होंगे इसकी घोषणा की जाती है। लेकिन फ्रांस के संविधान की अगर हम प्रस्तावना इस दृष्टि के बारे में बात करें तो वह इस दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें संविधान के स्रोत, आदर्श और लक्ष्य की घोषणा करने के बजाय नागरिक अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति वचनबद्धता और फ्रांसीसी संघ का उल्लेख किया गया है। इसकी प्रस्तावना में 3 मूल तत्व यही हैं। यहाँ पर मानवीय अधिकारों की घोषणा के द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकार समाजवादी दर्शन से प्राप्त है। सभी को जीविकोपार्जन के साथ साथ अपनी स्वार्थों की रक्षा हेतु संगठन बनाने का भी अधिकार है। और इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करेगा और अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता का भी आदर करेगा। अगर हम भारत के संविधान में, अमेरिका के संविधान में या किसी अन्य देश के संविधान में देखें तो उसमें अधिकतर आदर्श लक्ष्य की ही घोषणा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित जो भी संधि है, जो भी सम्मेलन है या फिर दूसरे राष्ट्रों की संप्रभुता और अखंडता के प्रति जो आदर की भावना है उसका वर्णन नहीं के बराबर होता है। इसकी हम दूसरी विशेषता लेते हैं, संकट काल का शिशु, अ चाइल्ड ऑफ क्राइसिस। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1946 के संविधान के निर्माण के समय फ्रांस में मिश्रित वातावरण था, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर राजनीतिक अशांति थी और दूसरी तरफ जो जनता थी वो उल्लास के साथ विजय के गीत भी गा रही थी। लेकिन 1958 के जो संविधान के निर्माण के समय न केवल राजनीतिक अशांति वरन निराशा छाई हुई थी। यहाँ पर राजनीतिक स्थायित्व नहीं था, सैनिक विद्रोह के कारण गृह युद्ध की भी आशंका थी। इसलिए इस स्थिति में एकमात्र हल देखा गया वो था कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति को अधिकाधिक शक्ति प्रदान करना। तो इसलिए इसे संकट काल का शिशु कहा जाता है, जिसकी छाया फ्रांस के संविधान में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। बात करते हैं हम इसकी अन्य विशेषता की, निर्मित लेकिन बिना संविधान परिषद का संविधान। हम सभी देखते हैं कि हर देश का जो संविधान निर्मित होता है, लिखित होता है, उसे एक संविधान सभा या संविधान परिषद के द्वारा निर्मित किया जाता है। उस संविधान परिषद का या संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से होगा, कौन उसके सदस्य होंगे, ये सारा वहाँ के देश के लोग निर्धारित करते हैं। लेकिन अगर हम फ्रांस के संविधान की बात करें तो यहाँ की एक ये अनूठी विशेषता है कि यहाँ का संविधान निर्मित है, इनेक्टेड है, उसके बाद भी किसी संविधान परिषद ने से नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसका निर्माण दी गॉल मंत्रिमंडल के सदस्यों
और 39 सदस्यों की परामर्शदात्री सभा ने किया। इस सभा को संविधान परिषद इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थी और न ही इस सभा के द्वारा जनता के विभिन्न वर्गों की विचारधारा को दृष्टि में रखा गया। इसमें तो केवल दी गॉल की विचारधारा को ही क्रमबद्ध रूप से रखा गया और एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा पर आधारित होने के कारण ही इसे कोड दी गॉल भी कहते हैं, अर्थात दी गॉल संविधान भी कहते हैं। इसकी कंपैरिजन अगर हम अपने देश भारत के संविधान से करते हैं तो हमें अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ पर संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, जिसके सदस्य डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य थे और इसके साथ साथ ही यहाँ पर सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी दिया गया था और हर वर्ग के प्रतिनिधित्व के द्वारा वहाँ हर वर्ग की विचारधारा को रखने का उनको पूरा अधिकार था। बात करते हैं हम लिखित संविधान की। इट इज़ अ राइट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एक प्रलेख है जिसमें प्रस्तावना और 95 धाराएं हैं जिन्हें 15 अध्यायों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये न तो इतना छोटा संविधान है जितना कि अमेरिका का है और ना ही इतना बड़ा संविधान है जैसा कि भारत का है। यह रिटन संविधान है, ब्रिटिश संविधान की बात ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ पर यह हम देख सकते हैं कि सिर्फ 95 ही अगर इसकी धाराएं हैं तो ये बहुत ही संक्षिप्त संविधान है और इस संक्षिप्तता के कारण ही संविधान में कुछ अस्पष्टता और अपूर्णताएं भी आ गई हैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को संविधान की परिधि से बाहर रखा गया है, जैसे निर्वाचन, कानून, संसद के दोनों सदनों का किस प्रकार से गठन होगा, विधि निर्माण की क्या प्रक्रिया होगी, आर्थिक और सामाजिक परिषद के क्या कार्य होंगे आदि के संबंध में बिल्कुल संविधान क्या है, मौन है। जबकि अगर हम अपने भारत के संविधान से इसका कंपैरिजन करें तो हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में एक एक बात को हर व्यक्ति के, हर संस्थाओं के संगठन, उनके क्या कार्य है, क्या उनका क्षेत्राधिकार है, उनकी क्या पावर्स है, उनके इंटर रिलेशंस क्या हैं, इन सब के बारे में विस्तृत अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का जो फ्रांस का संविधान है वो एक लिखित किंतु संक्षिप्त और कुछ मात्रा में अस्पष्ट संविधान भी है। इसकी नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं जो कि कठोर संविधान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान 3 प्रकार के होते हैं, लचीला संविधान, कठोर संविधान और इन दोनों का मिश्रण लचीला और कठोर। लचीला संविधान जिसमें कि संविधान में संशोधन सिर्फ जिस प्रकार से साधारण कानूनों का निर्माण होता है उसी प्रकार से उसमें संशोधन हो जाए, अर्थात 50+1 होना चाहिए, अर्थात जो भी संसद सदस्य हैं उसके अगर 50% से एक भी ज़्यादा है तो उसमें अगर संविधान में संशोधन हो जाता है तो हम ऐसे संशोधन को लचीला संविधान कहते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि बहुत 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ, जैसे कि अगर वो संघात्मक देश है तो वहाँ के जो राज्यों की विधायिका है उनके भी आधे से अधिक राज्यों की सहमति उसके लिए होनी चाहिए, तो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रांस के संविधान की तो यहाँ पर अनुच्छेद 89 के अनुसार संशोधन के 2 तरीके हैं। पहला, राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित कर सकता है और यदि संसद के दोनों सदन इसे 3/5 बहुमत से या मेजोरिटी से पारित कर दे तो यह संविधान का अंग हो जाता है। तो ये पहला तरीका हुआ है जहाँ पर कि राष्ट्रपति ही प्रस्ताव रखता है और यदि सदन या संसद उसे 3/5 मेजोरिटी से पारित कर दे तो वो क्या बन जाता है, संविधान का अंग बन जाता है। दूसरा तरीका यह है कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य स्वयं संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है और यदि संसद के दोनों सदन इसे पारित कर दे तो उसके बाद जनमत संग्रह के
लिए निर्वाचकों के सम्मुख रखा जाता है और यदि निर्वाचकों के बहुमत द्वारा इसको समर्थन दे दिया जाता है तो यह संविधान का अंग बन जाता है। तो स्पष्ट हुआ कि पहला संशोधन तो राष्ट्रपति कर सकता है, जो कि एक इजी तरीका है। दूसरा संशोधन प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित या किसी भी संसद सदस्य द्वारा प्रस्तावित होकर उसे संसद में रखा जाता है। वहाँ से पारित होने के बाद उसे जनमत संग्रह के लिए रखा जाता है और जनमत संग्रह में जब जो निर्वाचक है वो यदि इसको समर्थन दे देते हैं तो वो एक संविधान का अंग बन जाता है। तो हम देखते हैं कि संविधान की यह पद्धति यद्यपि सरल प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रीय संसद में जो दलीय स्थिति है उसमें इसे अपनाना कठिन होता है। व्यवहार के अंतर्गत प्रथम गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति डी गॉल के द्वारा संविधान में संशोधन की पद्धति को मनमाने के तरीके से प्रयोग किया गया था और संविधान में यह भी कह दिया गया था कि देश के भूभाग या गणतंत्रात्मक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फ्रांस का संविधान है उसकी बहुत सारी विशेषताएं, अनूठी विशेषताएं हैं, अन्य देशों के संविधानों की तुलना में बिल्कुल अलग है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यद्यपि पूरी कोशिश की जाती है कि वहाँ के देश का जो संविधान निर्माण किया जाए वो बहुत ही स्पष्ट हो, बहुमत के द्वारा उसे वो होना चाहिए। लेकिन अगर हम फ्रांस के संविधान को देखें तो यहाँ पर प्रथम राष्ट्रपति जो डी गॉल थे उनकी ही विचारधारा का यहाँ पर प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम आगे कल इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि जैसे कि यहाँ पर संविधान का गणतंत्रीय स्वरूप है, मौलिक अधिकारों की अच्छी से व्यवस्था की गई है और इसकी सबसे अनूठी विशेषता कि यहाँ पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को समन्वित किया गया है। तो कल हम इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।